पूरा का पूरा थ्योरी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। कॉस्ट का भी और टैक्स का भी कंसंट्रेशन को हाईएस्ट लेवल पर रखिए और सुनते जाइए। सबसे पहला था हम लोग का कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2 में मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना था स्टोर लेजर। स्टोर लेजर का मतलब होता है स्टॉक को मेंटेन करना, कितना आपके पास स्टॉक आया, कितना गया, समझ पा रहे हो, कितना बचा हुआ, कितना बर्बाद हुआ, इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग स्टोर लेजर बनाते हैं। जो व्यक्ति स्टोर लेजर को बनाता है उसे स्टोर कीपर कहते हैं। स्टोर लेजर को 4 मेथड से बनाते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जिसको फीफो कहते हैं, माने जो पहले आया वो पहले जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट जिसको लीफो कहते हैं, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। सिंपल एवरेज माने नॉर्मल एवरेज निकाल के करिए, वेटेड एवरेज माने वेट कर करके करिए, समझ पा रहे। तो स्टोर लेजर कितना मेथड से बनाते हैं हम लोग? 4 मेथड से। जो बनाता है उसे हम लोग कहते हैं स्टोर कीपर। अच्छा, स्टोर लेजर में हम लोग क्वांटिटी को भी रिकॉर्ड करते हैं, रेट को भी रिकॉर्ड करते हैं, अमाउंट को भी रिकॉर्ड करते हैं, माने इट्स अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ रिकॉर्डिंग्स आर डन। कहाँ पे? स्टोर लेजर में। लेकिन बीन कार्ड में भी स्टोर लेजर के तरह ही रिकॉर्डिंग होता है, लेकिन सिर्फ क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड होता है। क्वांटिटेटिव माने कितना पीस आया और कितना पीस गया, उसे बीन कार्ड कहते हैं। बीन कार्ड इज अ क्वालिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ स्टॉक, क्वालिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ, उसे हम क्या कहते हैं? बीन कार्ड कहते हैं, समझ पा रहे हैं। अच्छा, स्टोर एक्विजिशन, जब मटेरियल मंगाना होता है तो स्टोर से एक रिक्वेस्ट आता है कि आप मटेरियल भेजिए, इसको हम कहते हैं स्टोर एक्विजिशन। क्या कहते हैं हम लोग? क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स का पूछा जाता है कि व्हाट इज मीन बाय प्राइसिंग अ मटेरियल इशू, व्हाट इज मीन बाय प्राइसिंग अ मटेरियल, प्राइसिंग अ मटेरियल इशू किसको कहिएगा? तो सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड, सिलेक्शन ऑफ जब एप्रोप्रिएट मेथड के जरिए हम किसी मटेरियल को इशू करेंगे, इसको हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू। मान लो फीफो से हम इशू कर रहे हैं, इलेक्ट्रो मेथड सेलेक्ट कर लिए, लीफो से कर रहे थे तो मेथड सेलेक्ट कर लिए। पूछा जाता है वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज का मतलब क्या हुआ? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। स्टोर एक्विजिशन क्या है भाई? एक डॉक्यूमेंट है। स्टोर एक्विजिशन है क्या है? कौन इसको यूज करता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कि हमें इतना मटेरियल भेजा जाए। स्टोर एक्विजिशन इज अ डॉक्यूमेंट यूज बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर सप्लाई ऑफ क्या चीज? रिक्वायर्ड मटेरियल, फॉर सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड। उसके लिए क्या लिखते हैं? स्टोर एक्विजिशन। क्या लिखते हैं? बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। जब स्टोर कीपर रिसिप्ट करेगा रॉ मटेरियल को तो उसके साथ क्या आएगा? मटेरियल रिसीव नोट। क्या आएगा? जब गुड्स रिसीव होगा तो क्या होगा? मटेरियल रिसीव नोट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? आगे बढ़े हम लोग। शॉर्टेज हो जाता है, इसको कहाँ दिखाते हैं भाई? स्टोर लेजर में, इशू में। कहाँ दिखाते हैं? शॉर्टेज सोन इन इशू, शॉर्टेज सोन इन, समझ रहे? गुड्स रिसीव नोट को ही हम लोग कहते हैं मटेरियल रिसीव नोट। गुड्स रिसीव नोट तय करता है कि भाई कितना मटेरियल आया हुआ है, समझ रहे? स्टोर लेजर तो अभी बताया, स्टोर लेजर इज मेंटेन बाई स्टोर कीपर, समझ पा रहे? टू रिकॉर्ड द क्या चीज? रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, इशू ऑफ मटेरियल और बैलेंस ऑफ मटेरियल, ताकि कितना मटेरियल रिसिप्ट हुआ है, कितना इशू हुआ है और कितना बैलेंस हुआ है उसका रिकॉर्डिंग कर सके, समझ रहे? फीफो मेथड क्या होता है भाई? फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर फीफो का एडवांटेज पूछे, लीफो का पूछे, तो एक सिंपल एडवांटेज जो एडवांटेज है जो कि किसी में भी लिख सकते हैं। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट। सिंपल टू अंडरस्टैंड, आप किसी में भी ये लिख सकते हैं एडवांटेज, समझ रहे? टोटल डॉक्यूमेंट सुनिएगा ध्यान से। रॉ मटेरियल अगर इशू होता है तो इसमें टोटल डॉक्यूमेंट 3 तरीका का, माने मटेरियल चैप्टर में 3 तरीके का डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। मटेरियल रिक्विजिशन नोट, मटेरियल रिटर्न नोट और मटेरियल ट्रांसफर नोट। 3 तरीका का डॉक्यूमेंट है। मटेरियल रिक्विजिशन नोट, मटेरियल और क्या? रिटर्न नोट, मटेरियल ट्रांसफर नोट। 3 तरीका का डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं मटेरियल। समझ पा रहे? क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़े हम लोग। फीफो लीफो का थोड़ा एडवांटेज देख लीजिएगा। अब सिंपल एडवांटेज तो बता दें कि इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड और इजी टू कैलकुलेट। और प्राइसिंग ऑफ मटेरियल क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट 3 तरीका का डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। मटेरियल रिसीव नोट, ट्रांसफर नोट और कौन सा नोट? और क्या? रिटर्न नोट। कौन सा नोट? स्टोर एक्विजिशन माने रिक्वेस्ट करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मटेरियल भेजा जाए, इसको हम कहते हैं स्टोर एक्विजिशन। क्या कहते हैं? नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर कॉस्ट ऑफ लेबर। कॉस्ट ऑफ लेबर का मुख्य चीज़ 3 है: टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग, आइडल टाइम। टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग और आइडल टाइम। समझ? टाइम बुकिंग का मतलब कितना बजे आया और कितना बजे गया, माने टोटल कितना देर रहा, ये टाइम बुकिंग हुआ। माने अराइवल टाइम एंड डिपार्चर टाइम।
अराइवल टाइम है, आया है 8 बजे, गया है शाम को 8 बजे। सुबह 8 बजे आया है, शाम को 8 बजे गया है, मैंने 12 घंटा रहा है। 12 घंटा में 7 घंटा काम किया है, 5 घंटा फाकी मारा है। तो 7 घंटा जो काम किया उसको कहते हैं टाइम कीपिंग। क्या कहते हैं? मैंने इन्वॉल्व था वो 7 घंटा। 5 घंटा फाकी मार दिया, इसको कहते हैं आइडल टाइम। क्या कहते हैं? आइडल टाइम में 1 घंटा ब्रेक दिए थे, तो वो तो नॉर्मल आइडल टाइम है। नॉर्मल आइडल टाइम में 1 घंटा। अब मान लीजिए 5 घंटा में 1 घंटा नॉर्मल आइडल टाइम है, तो फालतू का कितना घटा? उसे क्या कहेंगे? अब नॉर्मल आइडल टाइम। क्या कहेंगे? 4 घंटा फालतू में मार दिया फाकी, समझे? तो ये क्या हुआ? एबनॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल। तो हमारे बच्चे के क्लियर हो चुका है टाइम कीपिंग माने इन्वॉल्वमेंट ऑन वर्क। इन्वॉल्वमेंट ऑन टाइम बुकिंग माने कितना देर रहा ऑर्गेनाइजेशन। टाइम बुकिंग में से टाइम कीपिंग माइनस करेंगे तो क्या आएगा? आइडल टाइम। क्या आएगा? मैंने बेकार का समय कटाया। 2 तरीके का आइडल टाइम है। नॉर्मल माने वो होगा ही होगा, टिफिन विफिन करेगा लोग होगा। नॉर्मल आइडल टाइम। एक है नॉर्मल आइडल टाइम, जानबूझ के समय को बर्बाद किया है। समझे हैं कि नहीं समझे? समझे हैं? पक्का समझे हैं? इसमें क्वेश्चन आंसर किस तरीके से पूछेगा? राइट वन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल टाइम एंड एबनॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम अनअवॉइडेबल है, इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट एबनॉर्मल आइडल टाइम को अवॉइड कर सकते हैं, मैंने हटा सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नॉर्मल टाइम क्या होता है भाई? ड्यू टू रूटीन वर्क, रूटीन वर्क के कारण होता है। बट एबनॉर्मल टाइम क्या होता है भाई? नेग्लिजेंस ऑफ स्टाफ या जब काम नहीं रहेगा तब होगा, इसको हम क्या कहेंगे? एबनॉर्मल आइडल टाइम। सारे चीज़ लिखवाया गया था, ये सब जिसका नहीं लिखा हुआ है पीडीएफ बना के दे दिया जाएगा, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जो वीडियो कर रहे हैं उनको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सुनिएगा ध्यान से। किसका बात कर भाई? स्टैंडर्ड टाइम ऑफ प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड टाइम ऑफ प्रोडक्शन मींस टाइम अलाउड फॉर द वर्क, टाइम अलाउड फॉर द जो टाइम अलाउ किया गया इतना घंटा में आपको कर देना है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टाइम। उसे क्या कहते हैं? समझ रहे क्या बोल रहे हैं? पूछा है ना कि 8 घंटा टाइम कीपिंग किया, समझ पा रहे? ध्यान से सुनिएगा। 8 घंटा, सुनो ध्यान से, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ थोड़ा समझा दीजिए। सुना, मीनिंग उल्टा हो गया। आधे थे क्या बोलो? टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग का मतलब कितना देर रहा, और टाइम कीपिंग माने कितना देर किया। टाइम बुकिंग माने कितना देर रहा, टाइम कीपिंग माने कितना देर किया। और टाइम बुकिंग में से टाइम कीपिंग हटा दोगे तो क्या आएगा? आइडल टाइम। क्या आएगा? अब मान लो ध्यान से, मान लो कि आपका टाइम कीपिंग 8 घंटा। टाइम कीपिंग कितना घंटा है? अच्छा, टाइम कीपिंग क्या होता है? टाइम कीपिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ टोटल टाइम, कितना देर रहा, कितना देर। और टाइम बुकिंग माने कितना देर काम किया। तो टाइम कीपिंग में से टाइम बुकिंग हटा दोगे तो क्या आएगा? आइडल टाइम। क्या आएगा? मान लो 8 घंटे टाइम कीपिंग है और टाइम बुकिंग है 7 घंटा, तो आइडल टाइम कितना है? 1 घंटा। कितना है? समझ पा रहे? थोड़ा उल्टा समझा दिए थे। टाइम बुकिंग का टाइम कीपिंग में कर दिए थे और टाइम कीपिंग का बुकिंग में। कीपिंग समझ में आया? रिकॉर्डिंग ऑफ टोटल टाइम। रिकॉर्डिंग ऑफ मैंने कितना बजे आया, कितना बजे जा रहा है, टोटल टाइम किया, उसको कहेंगे टाइम बुकिंग। किया उसको क्या कहेंगे? तो टाइम कीपिंग में से टाइम बुकिंग को हटा तो क्या आएगा? आइडल टाइम। आइडल टाइम 2 तरीका का होता है, नॉर्मल, एबनॉर्मल। नॉर्मल और स्टैंडर्ड टाइम मतलब जो हम काम करने के लिए दिए थे, जो हम काम करने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेम 2 मेथड्स ऑफ मैनुअल सिस्टम ऑफ टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग का 2 मैनुअल सिस्टम बताना है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? मैनुअल सिस्टम का मतलब होता है कि भाई जो हाथ से रिकॉर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैनुअल सिस्टम। क्या कहते हैं? तो 2 मेथड बताना है कि टाइम कीपिंग का 2 मेथड क्या है। तो पहला मास्टर रोल मेथड है या हैंड रिकॉर्डिंग मेथड है। हाथ से लिख दो कितना बजे आया, कितना बजे गया। हैंड रिकॉर्डिंग मेथड है, समझ पा रहे? या टेकन मेथड है, कितना देर रहा आपके पास में, समझ रहे? ये 2 मेथड, टेकन मेथड और क्या? हैंड रिकॉर्डिंग मेथड। कौन सा बोलिए? सुनिएगा ध्यान से। पूछा गया है कि टाइम कीपिंग प्लस आइडल टाइम इक्वल टू क्या बोलते हैं? टाइम कीपिंग प्लस आइडल टाइम, उसको क्या बोलते हैं? टाइम कीपिंग प्लस आइडल टाइम, उसको क्या बोलते हैं? नहीं, टाइम बुकिंग मैंने तो कितना देर किया। प्रश्न है कि टाइम कीपिंग प्लस आइडल टाइम इक्वल टू टाइम बुकिंग, क्या उसको टाइम बुकिंग बोलेंगे? नो। टाइम बुकिंग किसको बोलेंगे? टाइम कीपिंग, सुनोगे ध्यान से, टाइम कीपिंग माइनस आइडल टाइम तो आएगा टाइम बुकिंग। यहाँ प्लस करके बोला है कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स।
क्या करेक्ट है कि फॉल्स है? तो फॉल्स है। समझ पा रहे? मैंने यहाँ दिया है क्वेश्चन कि टाइम कीपिंग प्लस आइडल टाइम इक्वल टू क्या टाइम बुकिंग होता है? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट क्या भाई? इनकरेक्ट है। टाइम कीपिंग में से आइडल टाइम घटा दोगे तो टाइम बुकिंग आता है। टाइम कीपिंग माने रिकॉर्डिंग ऑफ टोटल टाइम, रिकॉर्डिंग ऑफ। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? क्लियर है? पक्का? तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से कितना हम लोग का टॉपिक था? कितना टॉपिक था? 3 टॉपिक के इर्द गिर्द में ही क्वेश्चन घूमेगा। पहला क्या? टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग माने रिकॉर्डिंग ऑफ टोटल टाइम, रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम। बुकिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल वर्क डन बाय द वर्कर, रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम ऑफ एक्चुअल वर्क डन बाय द वर्कर। 8 घंटा मान लीजिए रहा, 6 घंटा किया, कितना घंटा बर्बाद किया? 2 घंटा। तो टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग क्या आएगा? आइडल टाइम। क्या आएगा? आइडल टाइम कितना तरीका का होता है? कौन कौन? नॉर्मल, एबनॉर्मल। नॉर्मल क्या है? अनअवॉइडेबल, और एबनॉर्मल क्या है? अवॉइडेबल। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। इसी का पार्ट 2 है मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन की। कौन सा मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन दीजिएगा? समझ पा रहे? एक है टाइम रेट, जितना घंटा काम करो उतना पैसा दे देंगे, टाइम रेट। देखिए टाइम रेट वाला जो मेथड था ना, थोड़ा सा उतना ठीक नहीं था, बट चलेगा था। दूसरा था पीस रेट, जितना पीस बनाओगे उतना पैसा, जितना पीस बनाइएगा। ये पीस रेट वाला जो था ना, ये सुपर वाला मेथड था कि जितना काम करेगा उतना पैसा मिल जाएगा, जितना काम करेगा उतना पैसा। हेल्सी और रॉन जो अपना फार्मूला दिया, ये लोग बकवास दिया। ये लोग फार्मूला क्या दिया कि भाई जितना घंटा काम करोगे उसका पैसा देंगे, आप बचा दोगे तो आधा देंगे, कम देंगे पैसा। अरे काहे कम दीजिएगा भाई? मान लीजिए 60 घंटा समय दिया, आपका काम को 40 घंटा में कर दिया, तो उसे कम से कम 60 घंटा का पैसा दो। एंड हेल्थी क्या बोला? 60 घंटा दिए हैं, 40 घंटे में तुम काम किया तो 40 घंटा का पूरा लो, और जो बचा दिया उसका आधा लो। मैंने 20 घंटा बचाया है ना, तो उसका आधा लो, 10 घंटा का पैसा लो। तो क्या अच्छा मेथड लग रहा है? हेल्थी और ऑन का जो मेथड था ये घटिया मेथड था। समझ पा रहे? और सबसे बढ़िया तो टेलर का था। टेलर क्या बोला भाई कि तुम बढ़िया वाला एम्प्लॉई हो तो तुमको पीस रेट का भाव बढ़ा देंगे, माने जितना पीस रेट का भाव रहेगा उसका 120% देंगे। मान लो 5 रुपया रेट है तो तुमको 6 का भाव लगा देंगे। अगर तुम स्टैंडर्ड पे काम किया, माने जितना काम दिया गया उतना किया, या तो उससे ज़्यादा किया, लेकिन उससे तुम कम काम किया, तो जितना पीस रेट है, माने पीस का प्रत्येक का जितना रेट है उसका 80% तुमको रुपया देंगे, पूरा रुपया नहीं देंगे। माने 5 का 80% 4 रुपया देंगे, 5 का 80%। ये कौन बोला था? टेलर। कौन बोला था? टेलर। समझ रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? हेल्थी रॉन के बारे में पूछता है, फार्मूला बेसिस में क्वेश्चन है। स्टेट पीस रेट के बारे में पूछता है। कैसा कैसा क्वेश्चन आता है इसका हम थोड़ा दिखा दें आपको, क्वेश्चन ठीक रहेगा। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन 2। ध्यान से सुनो। इसमें जितना सम पूछे गए सारे के सारे प्रैक्टिकली सम पूछे गए हैं। समझ पा रहे हैं? अच्छा, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर का एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला था एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। इसमें जितना सवाल है पूछा है कि बरवन प्रीमियम का फार्मूला बताइए। प्रीमियम मतलब खाली प्रीमियम का, तो फार्मूला क्या था? टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव इनटू रेट पर आवर। पूछा है कि हेल्थी का प्रीमियम का फार्मूला बताइए, तो 50% ऑफ टाइम सेव इनटू रेट पर आवर। मतलब प्रैक्टिकल बेसिस का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो एफिशिएंसी अलग से निकालने आएगा, तो एफिशिएंसी का फार्मूला याद रखिएगा, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। दिए थे कि 100 पीस बनाना है, वर्कर बना दिया 120 पीस, तो एक्चुअल 120 ऊपर होगा, 100 नीचे होगा, इनटू 100 मार देंगे, इनटू 100 तो कितना आएगा? 120%। कितना आएगा? इसको कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। क्या कहते हैं? नेक्स्ट चैप्टर पढ़े थे ओवरहेड। क्या पढ़े थे भाई? ओवरहेड क्या था? नाम से ही पता चल रहा है कि ओवरहेड इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। जितना का जितना इनडायरेक्ट खर्चा हुआ सबको जोड़ दीजिए, उसको ओवरहेड कहते हैं। मैंने खर्चा हुआ लेकिन कहाँ कहाँ हुआ नहीं समझना है। खर्चा हुआ लेकिन कहाँ कहाँ हुआ समझ में माने सर के ऊपर से जा, ओवर माने ऊपर, हेड माने सर के ऊपर, तो ओवरहेड। समझ पा रहे? तो ओवरहेड इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऑल इनडायरेक्ट दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस, उसको जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? ओवरहेड। क्या आ जाएगा? अब ओवरहेड का डिफरेंट टाइप्स का क्लासिफिकेशन था। एक था बिहेवियर के आधार पे। किसके आधार पे? बिहेवियर के आधार पे इसका जो क्लासिफिकेशन था वो 2 तरीका का था, फिक्स ओवरहेड और 3 तरीका का था। फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड।
फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। बोलो क्या बोले? फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। फिक्स माने जो खर्चा आपको लगेगा ही लगेगा, वो कम होने वाला नहीं है। समझ पा रहे? ये जीरो भी नहीं हो सकता है। वेरिएबल प्रोडक्शन करिएगा तो पैसा लगेगा, नहीं करिएगा नहीं पैसा नहीं लगेगा, ये जीरो हो सकता है। और सेमी वेरिएबल का मतलब दोनों है। सेमी वेरिएबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल। पता ही नहीं चल रहा कि क्या है, उसे सेमी वेरिएबल कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए ऐसे बोलते हैं कोचिंग एक्सपेंस महीना का 10,000 है, तब थोड़े इसमें पता चल रहा फिक्स कौन है और वेरिएबल कौन है, तो उसे बोलेंगे सेमी वेरिएबल। क्या कहेंगे? मान लीजिए वो शोरूम खोले, बोल रहे शोरूम एक्सपेंस, तो उसमें थोड़ी पता चल रहा है कौन सा फिक्स है कौन सा वेरिएबल है, तो उसे कहेंगे सेमी वेरिएबल। क्या कहेंगे? तो बिहेवियर के हिसाब से 3 तरीका का है। एलिमेंट के हिसाब से 3 तरीका का कॉस्ट है ओवरहेड। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस। ये किसके हिसाब से भाई? एलिमेंट के हिसाब से। किसके हिसाब से? फंक्शन के हिसाब से भी ओवरहेड के डिफरेंट टाइप्स है। जैसे आपका फैक्ट्री ओवरहेड, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड जिसको क्या कहेंगे? तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आता है? प्लांट एंड मशीनरी, और क्या? वेजेज, प्लांट एंड मशीनरी, वेजेज, पावर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। समझ पा रहे? इनडायरेक्ट वेजेज, इनडायरेक्ट, ये सब कहाँ आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में। कहाँ आएगा? ऑफिस ओवरहेड में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, स्टाफ सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, स्टाफ, ये आएगा ऑफिस ओवरहेड में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या आएगा? सेलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग, ये कहाँ आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड, इसमें खर्चा पहचानने के लिए आता है, दे देगा कि मान लीजिए 1000 यूनिट इधर हुआ है और इधर 2000 यूनिट हुआ है, ये यूनिट है। समझ पा रहे हैं? और यहाँ खर्चा हुआ 5000, यहाँ भी हुआ 5000, मैंने 1000 बनाया तो भी 5, 2000 बनाया तो भी 5। ये कौन सा खर्चा है भाई? फिक्स है। क्या है? ऐसे दे दिया कि इधर यूनिट बनाया है तो 10,000 लगा है, और इधर बनाया है तो हमको लगा है 20,000। इधर 10,000, इधर तो डिवाइड करके देखो कितना आ रहा, डिवाइड करके 10, इसको डिवाइड करके कितना आ रहा? 10। जब डिवाइड करके दोनों जगह सेम सेम आएगा, इसको कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? अब मान लीजिए यहाँ लगा 13,000 और यहाँ लगा 15,000, डिवाइड मार के देखो, यहाँ 1.3 हो रहा और यहाँ कितना हो रहा भाई? 7 कुछ समथिंग आ रहा है। दोनों का रेट अलग अलग हो गया, दोनों का रेट अलग अलग हो गया। जब दोनों का रेट अलग अलग हो जाएगा उसको कहते हैं सेमी वेरिएबल। क्या कहते हैं? सेमी वेरिएबल। तो ऐसा दे देगा, बोलेगा पहचान कौन, बताओ कौन सा खर्चा है, तो सेम सेम रहेगा फिक्स, डिवाइड करके रेट सेम आ जाएगा वेरिएबल, लेकिन डिवाइड करके रेट अलग अलग आएगा सेमी वेरिएबल। क्लियर है क्या? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है? एक बार बोल दे रहे हैं। पहला पूछा गया है व्हाट इज ओवरहेड? ओवरहेड इज एग्रीगेट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। जिसका नहीं लिखा हुआ लिख लेना, लिख पाए तक में से। डिफरेंस बिटवीन प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट कैसे आता है भाई? प्राइम कॉस्ट आता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। बट ओवरहेड में क्या आएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। माने इनडायरेक्ट सब जोड़ोगे तो ओवरहेड है, और डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़ दोगे तो प्राइम कॉस्ट है। डायरेक्ट जोड़ दोगे तो क्या है? प्राइम कॉस्ट। तो एक तो डिफरेंस पूछा है, तो क्या लिख देंगे कि प्राइम कॉस्ट इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ओवरहेड इक्वल टू इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। पूछा गिव टू एग्जांपल ऑफ ऑफिस ओवरहेड। अब ये भी समझे, स्टाफ सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस। स्टाफ सैलरी, रेंट एंड पूछा है क्लासिफाई ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर के हिसाब से कितना तरीका का है? 3। कौन कौन? फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। फिक्स, वेरिएबल। फिर पूछा गिव टू एग्जांपल ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या एग्जांपल होगा भाई? सैलरी एंड कमीशन ऑफ सेल्समैन, एडवर्टाइजिंग। सैलरी एंड कमीशन ऑफ सेल्समैन, एडवर्टाइजिंग। फिर क्या भैया? व्हाट इज फिक्स ओवरहेड? व्हाट इज क्या है? फिक्स ओवरहेड क्या होता है? फिक्स ओवरहेड इज इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ आउटपुट। इट इज फिक्स, इट इज और नेवर बी जीरो। नेवर बी, ये कभी जीरो नहीं हो सकता है। किसका बात करें? फिक्स ओवरहेड। किसका? इकोनॉमिक्स वाला भी डेफिनेशन डाल दोगे चलेगा। उसके बाद क्या है इसमें? बोला पहचान कौन? पूरा पूछा बताओ क्या है? सब जगह 1.5 लाख खर्चा है, फिक्स है। सब जगह 1.5 लाख खर्चा क्या है भाई? ऐसे पहचानने के लिए पूछा जाएगा आपसे। पूछा व्हाट इज सेमी वेरिएबल ओवरहेड? सेमी वेरिएबल ओवरहेड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल। फिक्स एंड वेरिएबल हम कहते हैं सेमी वेरिएबल ओवरहेड। फिर पूछा गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच फैक्ट्री ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड। बोला फैक्ट्री का एगो एग्जांपल दो, एगो सेलिंग का दो। फैक्ट्री में क्या आएगा? प्लांट एंड मशीनरी, इनडायरेक्ट वेजेज। सेलिंग में क्या आएगा? सेल्समैन सैलरी, एडवर्टाइजिंग।
सेल्समैन सैलरी, एडवर्टाइजिंग। फिर पूछा ऑफिस ओवरहेड का एग्जाम्पल दो, अभी भी तो समझे, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, क्लियर है। तो नॉर्मल सवाल सारा पूछा है। अच्छा ऐसा दिया है कि टोटल कॉस्ट है 1.5 लाख, जिसमें से प्राइम कॉस्ट है 1 लाख। टोटल कॉस्ट 1.5 लाख, दीदी लोग सुनो, टोटल कॉस्ट 1.5 लाख, अब प्राइम कॉस्ट 1 लाख। तो बोला बताओ वेरिएबल कितना है, 50,000, क्योंकि देखो वेरिएबल तो समझ नहीं आता है। तो टोटल कॉस्ट 1.5 लाख, प्राइम कॉस्ट 1 लाख, तो वेरिएबल कितना, तो 1.5 लाख माइनस 1 लाख कितना हो जाएगा, 50,000। कितना हो जाएगा। इसी के साथ कॉस्ट का थ्योरी हम लोग का रिवीजन खत्म हुआ। टैक्स का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छे से सुनिए, क्या बोल रहे हैं बेटा, बोलो। ओवरहेड में ज़्यादा थ्योरी है, चिंता मत करो। ओवरहेड जब निकालना होगा तो ऐसे ही निकालना, ठीक है। सुना, किसका बात कर रहे भाई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोलो क्या बोले हैं, अच्छे से सुनो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माने घर संपत्ति से आए। इसका चार्जेबिलिटी सेक्शन कितना होता है भाई, 22। घर को हम 3 काम में ला सकते हैं, या तो भाड़े में लगा देंगे लेट आउट, खुद रहेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड, या खुद का घर में खुद का बिजनेस लगा देंगे। यूज फॉर ओन बिजनेस एंड कॉर्पोरेशन, यूज फॉर ओन बिजनेस एंड कॉर्पोरेशन इस चैप्टर में नहीं आता। इस चैप्टर में 2 ही चीज़ आएगा, लेट आउट, सेल्फ ऑक्युपाइड। लेट आउट को करने के लिए आपको गैप निकालना पड़ेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू मींस अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द हाउस। ग्रॉस एनुअल वैल्यू मींस अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द, घर का कमाई का जो कैपेसिटी रहता है उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का निकालने का 3 स्टेप था, हायर, लोअर, हायर। हायर, लोअर, हायर देखते थे म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड। म्युनिसिपल वैल्यू जो निकल के आएगा उसका स्टैंडर्ड एंड के साथ लोअर देखते थे, फिर जो निकल के आएगा एनुअल एंड के साथ हायर देखते थे। म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यू डिसाइडेड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। प्रत्येक एरिया का एक तो वैल्यू होता है जो कि कौन डिसाइड करता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है तो आपका ड्यूटी बनता है कि उसे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करें। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू में कितना, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनटू 100 डिवाइड बाई 90, इनटू 100 डिवाइड बाई 90। नेट दिया है तो ग्रॉस में कन्वर्ट करो, टिक्की में पूछा जाएगा। मान लो 90,000 दे दिया नेट म्युनिसिपल वैल्यू, 90,000 क्या दे दिया, नेट म्युनिसिपल। तो आप क्या करोगे, 90,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 90। अगर नेट दिया है तो पूछ लिया कि ग्रॉस में कन्वर्ट करो, माने 10% टैक्स करना हुआ है। कितना हो गया भैया, 1 लाख। कितना हो गया, 1 लाख। माने नेट दिया तो ग्रॉस में जाने का ये तरीका है। म्युनिसिपल वैल्यू डिसाइडेड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फेयर एंड का मतलब होता है उसी प्रॉपर्टी का उसी एरिया में कितना भाड़ा चल रहा है मैक्सिमम, इसको हम कहते हैं फेयर रेंट। क्या कहते हैं, समझ पा रहे, इसको क्या कहते हैं, फेयर रेंट। उसके बाद है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट मींस मिनिमम रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से मिनिमम, एक है ना ঠিক আছে, আমি পুরো কথা বলতে রেকর্ডিং আছে, ফোन করেছি, ফোन করছি আপনাকে। सुनिए ध्यान से, किसका बात कर रहे भाई, स्टैंडर्ड रेंट। किसका बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड रेंट मींस मिनिमम रेंट। स्टैंडर्ड मींस एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से मिनिमम रेंट कितना हो रहा है, इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड रेंट। एक्चुअल रेंट या एनुअल रेंट, एक्चुअल रेंट या पॉकेट में आपका रेंट कितना आ रहा है, इसको कहते हैं एक्चुअल या एनुअल रेंट। एक्चुअल या, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, पक्का समझ पा रहे हैं ना। चार्जेबिलिटी सेक्शन कितना भाई, 22। चार्जेबिलिटी सेक्शन कितना है, 22। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स हमेशा म्युनिसिपल वैल्यू पे चार्ज होगा, पेड बाई ओनर होना चाहिए। पेड बाई क्या होना चाहिए, और कैश बेसिस पे होना चाहिए। कौन सा बेसिस, पेड बाई ओनर होना चाहिए, कैश बेसिस पे होना चाहिए। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू से लेस करेगा म्युनिसिपल टैक्स तो आएगा नेट एनुअल वैल्यू। क्या आएगा, माने ग्रॉस एनुअल वैल्यू से, ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस करेगा म्युनिसिपल टैक्स तो क्या आएगा, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से 2 डिडक्शन देते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। स्टैंडर्ड डिडक्शन घर को मरम्मत कराने के लिए सरकार छूट देता है, अंडर सेक्शन 24A। सेक्शन याद रखना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% लगेगा। कितना परसेंट, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। 30% ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, आएगा नेट एनुअल वैल्यू। वहाँ से डिडक्शन देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ नैप। 30% ऑफ, ये खुद से 30% लगाना है। और दूसरा डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B, समझ पा रहे, दिया रहेगा इंटरेस्ट ऑन लोन तो लेंगे, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लेंगे। क्लियर है, आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये फॉर्मेट हुआ लेट आउट का। किसका फॉर्मेट, लेट आउट। लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड का जो सवाल होता है हमेशा नैप से चालू होगा।
नेट एनुअल वैल्यू से। किससे चालू होगा? और नेट एनुअल वैल्यू हमेशा नील होगा। सेल्फ ऑक्युपाइड में नेट एनुअल वैल्यू हमेशा क्या होगा? नील होगा, क्योंकि जिस घर में आप खुद रहते हो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। सरकार कहता है जिस घर में आप खुद रहते हो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसको कहते हैं नेट एनुअल वैल्यू। तो सेल्फ ऑक्युपाइड वाला सवाल है तो नेट एनुअल वैल्यू क्या होगा? नील होगा। वहाँ से एक ही तो डिडक्शन देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B, अगर 1 अप्रैल 1999 के पहले लोन लिए हो तो मैक्सिमम इंटरेस्ट 30,000 का छूट मिलेगा, और आप लोन लिए हो 1 अप्रैल 1999 के बाद, 1 अप्रैल 1999 के बाद, तो मैक्सिमम 2 लाख का छूट मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए है, लेट आउट के लिए नहीं है। लेट आउट में जितना इंटरेस्ट है वो डाल दो, वहाँ कोई नियम नहीं है। नियम किसके लिए भाई? सेल्फ ऑक्युपाइड। किसके लिए नियम है? तो इंटरेस्ट और लोन कितना भाई? अगर 99 के पहले का लोन है तो 30,000, 99 के बाद का लोन है तो 2 लाख। कितना भाई? समझ पा रहे हैं? इस चैप्टर से कैसा कैसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है एक बार हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं, अच्छा रहेगा। देखिए पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट और लोन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम लिमिट क्या है? तो 30,000 और 2 लाख, 30,000 और 2 लाख। उसके बाद पूछा गया व्हाट इज मीन बाय फेयर रेंट। फेयर रेंट माने क्या होता है? उसी प्रॉपर्टी का उसी एरिया में हाईएस्ट भाड़ा क्या चल रहा है। माने फेयर रेंट रेफर्स टू द रेंट व्हिच अ सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इन द सेम लोकेलिटी और नियर बाय सिमिलर लोकेलिटी फीट। माने उसी प्रॉपर्टी का उस एरिया में कितना भाड़ा लिया जा रहा है सबसे ज़्यादा। फिर पूछा राइट टू कंडीशन फॉर डिडक्टिंग म्युनिसिपल टैक्स। दो कंडीशन बताना है कि कब म्युनिसिपल टैक्स लेस होगा। तो पहले म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, म्युनिसिपल टैक्स पेड ऑन कौन सा बेसिस? कैश बेसिस। कौन सा बेसिस? फिर पूछा है कि व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मेंशन द डिडक्शन। बोला डिडक्शन बता। दो डिडक्शन होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ डेट, और दूसरा क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B, जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा वो डाल देंगे। फिर पूछा है कि एनुअल वैल्यू क्या होता है। एनुअल वैल्यू मीन्स अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द हाउस। एनुअल वैल्यू मीन्स अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द हाउस। हाउस की अर्निंग कैपेबिलिटी को कहते हैं एनुअल वैल्यू। क्या कहते हैं? एनुअल वैल्यू। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अच्छा एक तो सवाल दिया है और उसमें लिखा है कि लेट आउट घर से कमाई हुआ है 3 लाख और सेल्फ ऑक्युपाइड में लॉस हुआ है 1,40,000 का। बता दिया है कि लेट आउट घर से कमाई हुआ 3 लाख और सेल्फ ऑक्युपाइड से माइनस में है 1,40,000। 1,40,000। तो बताओ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? तो 3 लाख रुपया लेट आउट से हुआ है, और सेल्फ ऑक्युपाइड तो हमेशा माइनस में ही आएगा। सेल्फ ऑक्युपाइड हमेशा क्या चीज में आएगा? तो 3 लाख माइनस 1,40,000 कितना बचेगा भाई? 1,60,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,60,000 होगा। समझ पा रहे? फेयर रेंट तो जानते ही हैं। फिर पूछा गया कि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू दिया है 1,60,000। अब पूछा है कि म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछला साल का 20,000 है, इस साल का टैक्स नहीं है। पिछले साल का कितना? 20,000। और ये भी बोला कि पिछले साल का जो टैक्स है वो पेड नहीं है। तो बताओ नैब कितना होगा, नेट एनुअल वैल्यू कितना होगा। सवाल में दिया है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू 1,60,000, म्युनिसिपल टैक्स 20,000 है जो कि पेड नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स 20,000 जो कि पेड, तो बोला नेट एनुअल वैल्यू निकालो। नेट एनुअल वैल्यू निकालने का फॉर्मेट क्या है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्स। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड वाला लेना चाहिए, पेड तो ये नहीं है, तो नील हो जाएगा। तो नेट एनुअल वैल्यू कितना बचेगा? 1,60,000 माइनस नील 1,60,000, 1,00,000। तो नेट एनुअल वैल्यू आपका आएगा 1,60,000, 1,00,000। फिर पूछा स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट माने मिनिमम रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट। मिनिमम रेंट एज पर रेंट कंट्रोल। पूछा व्हाट इज नेट वैल्यू? ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स इक्वल टू नेट एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस इक्वल टू नेट एनुअल वैल्यू। नीचे 3 को कट्टम कुटिम करके भी दिखा देंगे कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू काट देंगे, लेस म्युनिसिपल टैक्स 3 को काट के लेस। समझे? थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा। समझे क्या बोले? फेयर रेंट वगैरह जानते ही हैं। बोला कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट कितना परसेंट होगा भाई? 30%। कितना परसेंट? 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। एकदम बेबी वाला सारा क्वेश्चन है, जो बोले हैं वही सारा है। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं हम लोग का। नेक्स्ट चैप्टर है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब होता है गेन एराइज ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट को बेच के, संपत्ति को बेच करके अगर हमें फायदा हो रहा हो, कैपिटल गेन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। समझ पा रहे हैं कि अगर आपको संपत्ति को बेच करके जो कमाई हो रहा है उसे कैपिटल गेन कहेंगे। अब कैपिटल एसेट क्या होता है? संपत्ति किसको बोलेंगे? इनकम टैक्स बोला कैपिटल एसेट का लिस्ट बहुत लंबा है, इसको डिफाइन करना टफ है, लेकिन क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं है ये डिफाइन कर देंगे।
तो कैपिटल एसेट मीन्स अदर देन द फॉलोइंग, कैपिटल एसेट मीन्स अदर देन द Following. कैपिटल एसेट बोला जितना हम दे रहे हैं लिस्ट उसको छोड़कर सब कैपिटल एसेट आएगा। तो क्या क्या चीज़ है? स्टॉक इन ट्रेड, ज्वेलरी, ज्वेलरी फॉर पर्सनल यूज, स्टॉक इन ट्रेड ज्वेलरी फॉर कौन सा यूज? पर्सनल यूज, पर्सनल इफेक्ट, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड, नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल डिफेंस Fund. और एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, ये सात का सात चीज कैपिटल एसेट नहीं है। कैपिटल एसेट नहीं है। आई सबको छोड़ के सारे के सारे कैपिटल एसेट है, सबको छोड़ के सारे के सारे क्या है? Capital तो asset. कैपिटल एसेट क्या क्या नहीं है? स्टॉक इन ट्रेड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड, नेशनल डिफेंस फंड, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, गांव में जमीन होता है ना, पापा लोग बोलते हैं बहुत संपत्ति है, गांव वाला जमीन है, इनकम टैक्स नहीं मानता है, बोल देना पापा को इनकम टैक्स नहीं मानता, क्या बोल रहे हैं संपत्ति है। एग्रीकल्चरल लैंड इन कौन सा एरिया? रूरल एरिया, कौन सा एरिया? Rural. गाँव में जिस पे खेती होता है ऐसा लैंड, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। उसके बाद क्या बोले हैं भाई? पर्सनल इफेक्ट ज्वेलरी, पर्सनल इफेक्ट Jewelry. कुछ पर्सनल कलाकृति है तुम्हारे पास, ड्राइंग प्रोइंग पेंटिंग उंटिंग का, ये सब कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। क्लियर है? अब कैपिटल एसेट दो तरीका का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट किसको बोलेंगे? अगर कोई संपत्ति आप खरीद के अपने पास 36 महीने से कम दिन रखे हैं या 12 महीने से कम दिन रखे हैं या 24 महीने से कम दिन रखे हैं, 36 महीने से कम, 12 महीने से कम या 24 महीने से कम, तो ऐसे संपत्ति को हम कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। अगर कोई संपत्ति आप 36 महीने से ज़्यादा दिन रखे हैं, 12 महीने से ज़्यादा दिन रखे हैं, 24 महीने से ज़्यादा दिन रखे हैं, तो ऐसे एसेट को हम कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल Asset. शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का डेफिनेशन लिखवाए थे कि इफ एन एसएससी एसेट हेल्ड नॉट मोर देन 36 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ फ्रॉम द इमीडिएटली डेट ऑफ क्या चीज ट्रांसफर, जहाँ से बेच रहा है उससे पहले अगर देखेंगे कि 36 महीने से कम दिन रखा है, 12 महीने से कम दिन रखा है और 24 महीने से कम दिन रखा है, तो शॉर्ट टर्म इससे ज़्यादा रखा है तो 36 महीने सबके लिए, 36 महीना, 12 महीना 5 चीज़ के लिए। शेयर जो कि लिस्टेड होना चाहिए, शेयर क्या होना चाहिए? Listed. डिवेंचर, शेयर डिवेंचर, यूनिट ऑफ यूटीआई, म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड, शेयर डिवेंचर, यूनिट ऑफ यूटीआई, म्यूचुअल फंड और क्या? जीरो कूपन बॉन्ड। कौन सा बोलिए? ये 5 चीज़ के लिए 12 महीना, 5 चीज़ के लिए 24 महीना, एक ही चीज़ के लिए शेयर एंड डिवेंचर जो कि अनलिस्टेड है, शेयर एंड डिवेंचर जो कि क्या है उसके लिए 24 महीना, उसके लिए। अब बाकी ये सब पाँचों को हटा दो, जो बच्चा सबके लिए 36 महीने, सबके लिए याद रहेगा। तो 12 महीना का लिस्ट है, शेयर डिवेंचर, यूनिट ऑफ यूटीआई, म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड, समझ पा रहे? बुद्धि में जा रहा है? ये 12 महीना, इस पर कितना महीना लगाएंगे? 12, समझे? और शेयर डिवेंचर अनलिस्टेड है तो कितना महीना लगाएंगे? 24 महीना। कितना महीना? ये आपको समझ में आ रहा है? इसको छोड़ देंगे, जो बचेगा वो कौन सा बचेगा भाई? 36 महीना। कौन सा? और जैसे बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर ये सब कितना महीना वाला हो जाएगा? 36 महीना। कितना महीना? अब कैपिटल गेन दो तरीका का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब होता है गेन एराइज ऑन ए ट्रांसफर ऑफ ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, गेन एराइज ऑन ए ट्रांसफर ऑफ ए शॉर्ट टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेच के जो भी फायदा होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। और गेन एराइज ऑन ए ट्रांसफर ऑफ ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या कहेंगे हम लोग? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 15% का टैक्स लगेगा। कितना परसेंट? और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 20% का टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना परसेंट लगेगा? 20%। अब क्वेश्चन पूछेगा कि पहचान कौन शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। मान लो शेयर किने हम लोग 1/1/2018 को बेच रहे हैं, अभी मान लो बेच रहे हैं हम लोग 1 फरवरी 2023 को, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म ऐसे ही 12 महीने ज़्यादा हो गया, 12 महीने से। बिल्डिंग किने हम लोग 1/1/18 को, 1/1 बेच दिए 31/12/19 को, 31/12/19 को बेच दिए, मैंने 2 ही साल में बेच दिए, 2 ही साल पे। क्या ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? शॉर्ट टर्म है, 36 महीने से कम, 36 महीने से। डिवेंचर रहता, शेयर रहता तो लॉन्ग टर्म, 12 महीने ज़्यादा हो गया। शेयर डिवेंचर, यूनिट ऑफ यूटीआई, म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड, 5 चीज़ रहता तो ये क्या हो जाता? लॉन्ग टर्म। क्या होता? बिल्डिंग फील्डिंग है इसीलिए क्या हो रहा? शॉर्ट टर्म। क्या हो रहा? क्या बोल रहा? बोलो। तो 12 महीने, ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, बोलो। पक्का इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या बोलेगा पहचान कौन कैपिटल एसेट है कि नहीं है, जैसा हम बोल रहे हैं बताइएगा। स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट कि नहीं? कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट नहीं है, ऐसे बोल रहे। लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया, नॉट अ कैपिटल एसेट, नॉट अ बिल्डिंग। शेयर, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड,
ऐसे ही करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा एक बार दिखा दे। किसका बात करें, देखो क्या पूछा है। पूछा गिव वन एग्जांपल ऑफ पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट, वेट करिए, पर्सनल इफेक्ट का एक एग्जांपल देना है। क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड फर्नीचर। हाउस होल्ड घर परिवार में जो फर्नीचर यूज होता है। पूछा कि कैपिटल एसेट कितना तरीका का होता है, दो तरीका, कौन कौन, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे। पूछा हुआ है कि अगर मान लीजिए कैपिटल गेन हुआ है तो उसका दूसरा एग्जांपल दो, तो बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, समझ पा रहे। तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है कि जो जिसको डिक्टेट किया जाए। नेक्स्ट चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सरकार बोलता है कि 4 जगह का इनकम को छोड़ दीजिए, 5वां कहीं से भी कमाइएगा, सारे के सारे अदर सोर्स में डाल देंगे। सारे के सारे कहाँ डाल देंगे, 4 जगह का इनकम क्या सुन लो, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम, फिर क्या, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉविडेंट गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन। 4 जगह को छोड़ दो, 5वां कहीं से भी कमाएगा, सारे के सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। अब 5वां कमाई कहाँ से हो सकता है, गिफ्ट लॉटरी। गिफ्ट लॉटरी, कौन बनेगा करोड़पति, जीत गए, या आपको रेमुनरेशन मिल रहा कॉपी जांच करने का, या फैमिली पेंशन मिल रहा है जो विडो को मिलता है, एक विधवा औरत को मिलता है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन मिल रहा है, पेंशन नहीं फैमिली पेंशन, समझ रहे। इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, समझ रहे। घोड़ा रेस जीत गए हैं, ताश पत्ता जीत गए हैं, साइलेंट करिए, घोड़ा रेस जीत गए, ताश पत्ता जीत गए हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम, इसका नियम है कि घोड़ा रेस खेलवा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसका एगो खर्चा हुआ है तो खर्चा इनकम से लेस कर दो, खर्चा इनकम से क्या कर दो, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। अगर पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट मिल रहा है तो 3500 रुपया छूट है। पोस्ट ऑफिस में गरीब लोगों का खाता होता है, अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो छूट है। अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 कितना रुपया छूट है भाई, 3500। कितना छूट है, 3500। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे, पक्का समझ रहे हैं ना। और कहीं से कमा रहे, खर्चा तो लेस। गिफ्ट अगर 50,000 तक का मिला तो माफ, 50,000 से ज़्यादा मिला है लगेगा टैक्स। शादी के दौरान कितना का भी गिफ्ट मिला है माफ। गिफ्ट रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, ऑन द ओकेजन ऑफ गिफ्ट मिलता है ना, 10-20 लाख गिफ्ट मिलता है। गांव के लोग मांगते हैं 30 लाख के बार लेंगे, वो गिफ्ट मांगते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, दहेज नहीं मांगते, गिफ्ट मांगते हैं लोग, गिफ्ट के रूप में देते हैं। माफ है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, समझे। फिर बोलते स्कॉर्पियो लेंगे, वो सब माफ है, टैक्स नहीं लगेगा, गिफ्ट है गिफ्ट। शादी के दौरान गिफ्ट मिलेगा माफ, रिलेटिव से गिफ्ट मिलेगा माफ, नहीं लगेगा टैक्स। रिलेटिव कौन है, मम्मी पापा भाई बहन, मम्मी पापा दादा दादी, बस चाचा चाची मत जो लेना, वो लोग रिलेटिव नहीं है। किसका बात कर रहे हैं हम लोग, गिफ्ट किसका बात कर रहे हैं, तो गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फॉर एनी अमाउंट, पूरा माफ है। मैंने 50,000 तक का गिफ्ट पूरा माफ है, रिलेटिव दिया पूरा माफ है, शादी के दौरान मिला पूरा माफ है, समझे। फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन एक बेटों को जो पेंशन मिलता है इसे कहते हैं फैमिली पेंशन। एक विधवा औरत को जो पेंशन मिलता है इसे क्या कहते हैं, फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन का नियम है, 2 छूट है। अंडर सेक्शन 57, अंडर सेक्शन 2 छूट है। पहला 1/3 ऑफ टोटल फैमिली पेंशन रिसीव, 1/3 ऑफ टोटल फैमिली पेंशन, जितना फैमिली पेंशन रिसीव हुआ उसका 1/3, जितना फैमिली पेंशन रिसीव हुआ उसका 1/3 और 15,000, और 1/3 ऑफ टोटल फैमिली पेंशन रिसीव, याद रखना, और 15,000। वीचेवर इज लोअर, वीचेवर इज, इसको बाहर कर देंगे, लेस करेंगे, आ जाएगा टैक्सेबल फैमिली पेंशन। टैक्सेबल फैमिली, थोड़ा सा एक बार हम इसका क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा गया बता दें। इसका तो प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसा पूछा गया थोड़ा बता दें। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है कि अंडर इनकम टैक्स एक्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम विल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस अलाउड एज अ रिडक्शन। घोड़ा रेस जीते हैं लेकिन घोड़ा रेस को खिलाने में रुपया लगा है, क्या वो खर्चा लेस होगा, यस खर्चा लेस होगा, समझे। फिर पूछा इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ ए हाउस इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, व्हाई। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, सबलेटिंग का मतलब समझते हैं, सबलेटिंग का मतलब होता है कि हम घर का मालिक नहीं है, हम घर का मालिक नहीं है। मान लीजिए इनसे हम घर भाड़ा पे ले लिए 5,000 का, वही घर इनको भाड़े में लगा दिए 9,000 का, तो हमको कितना मिला उनसे 9,000, इनसे कितना देना पड़ा, कितना कमा लिए, इसको कहते सबलेट। हम मालिक नहीं है बट सबलेट कर दिए। सबलेटिंग आजकल एग्रीमेंट बनता है ना तो लिखा रहता है कि यू कैनॉट बी सबलेट, आप रूम को सबलेट नहीं कर सकते। जिस दिन पता चला सबलेट करोगे कान पकड़ के निकाल के बाहर फेंक देंगे, लिखा रहता है एग्रीमेंट में साफ साफ, समझे। तो सबलेटिंग का मतलब क्या होता है भाई कि आप मालिक नहीं है, आप भाड़े में लिए, मैंने नौकर पे चाकर, नौकर उसको फिर चाकर दो एक को, वही कहानी है बेटा, खुद भाड़ा पे लिया किसी और को लगाए कमा रहे, इसको कहते सबलेटिंग। क्या कहते हैं, हाँ तो खर्चा लेस हो जाएगा।
और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आता है क्योंकि ये अदर सोर्स का इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम नहीं है। नेक्स्ट पूछा गिव टू एग्जांपल इनकम दैट आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बोला कि दो एग्जांपल बताओ जो टैक्स लगेगा इस चैप्टर में। अरे सब एग्जांपल वही है, बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, रॉयल्टी इनकम, सारे टैक्सेबल है। समझ पा रहे हैं? फिर बोला है कि सैलरी रिसीव बाई एमपी एंड एमएलए फ्रॉम गवर्नमेंट इज टैक्सेबल अंडर व्हिच हेड ऑफ इनकम। एमपी और एमएलए को सैलरी मिल रहा है। एमपी समझते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए माने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए कौन है तुम लोग का? परेश पाल। एमपी कौन है? सुदीप बंदोपाध्याय। समझ पा रहे? तो कहने का मतलब है कि एमपी और एमएलए को जो सैलरी मिल रहा, महीना मिल रहा है, क्या अदर सोर्सेज में आएगा? यस, उन लोगों का सैलरी अदर सोर्सेज में ही आता है, बट फुल्ली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। पूरा पूरा माफ है। एमपी और एमएलए को जो सैलरी मिल रहा, फुल्ली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा। समझ रहे? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि रेमुनरेशन रिसीव बाय अ टीचर फॉर इवैल्यूएटिंग आंसर स्क्रिप्ट। आंसर स्क्रिप्ट को जांचा है, उसको रेमुनरेशन मिल रहा है, क्या अदर सोर्स में आएगा? यस, अदर सोर्स में आएगा, टैक्सेबल होगा। समझे क्या बोले? फिर पूछा कि इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम पोस्ट ऑफिस कितना छूट होगा? तो अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 कितना छूट होगा? 3500। कितना छूट होगा भैया? 3500। समझ पा रहे? फिर नेक्स्ट पूछा है कि टेनेंट अपने घर को लेट आउट करके, समझ पा रहे, सबलेट करके इनकम मिल रहा है, क्या अदर सोर्सेज में आएगा? सबलेटिंग वाला तो अदर सोर्सेज में आता है। इतना ही पूछा थ्योरेटिकल, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है। इसका प्रैक्टिकल पूछा जाता है, प्रैक्टिकल कई बार कराया गया है। इसी के साथ हम लोग का थ्योरेटिकल सारे के सारे लेक्चर खत्म हुआ।